बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट हम लोगों ने टारगेट कॉस्टिंग मुकम्मल कर ली थी। ठीक है, एक मैंने एग्जांपल करवाई थी और एक हमने हाईटेक लिमिटेड वाला क्वेश्चन किया था। ठीक है, अच्छा, और उससे पहले प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट हमने सॉल्व कर लिया था। अब उसके पास पेपर देखते हैं, कोई पास पेपर रह तो नहीं गया। अगर कोई रह गया तो वो एज अ होमवर्क के तौर पर मेरे से ले लो, ताकि फिर उसके ऊपर डिस्कशन कर सकें। तो प्रोसेस कॉस्टिंग से स्टार्ट करें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया था, देखते रहो ज़रा साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 2 ये आप लोगों ने कर लेना है। ये बस छोटी सी एक क्वांटिटी स्केड्यूल बनानी है इसमें, और कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 अबाबील फूड वाला कर लिया था आप लोगों ने, प्रोसेस अकाउंट बनाना था। तो ये वाला क्वेश्चन भी ऑलरेडी डन है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया था आप लोगों ने स्टार्ट में। और क्वेश्चन नंबर 5 क्वालिटी केमिकल वाला भी कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बेला एंटरप्राइज वाला, ये वाला क्वेश्चन किया था आपने जी, बेला एंटरप्राइज वाला। जी जी, ये भी कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 रावी लिमिटेड वाला भी मैंने आपको ये होमवर्क में दिया था। रावी लिमिटेड वाला किया या नहीं किया? तो आप लोगों ने किया या नहीं किया? जिसने नहीं किया वो करने, ये सारे करने सवाल, ये सारे सवाल करके जाने हैं, कोई सवाल नहीं छोड़ना। आप सारे कॉन्सेप्ट आपके पास हैं, सारे के सारे सवाल आप कर सकते हैं। ये रावी लिमिटेड वाला कर लेना आप लोगों ने। ठीक है, अच्छा जी, ये अकाउंट वाला क्वेश्चन, इसमें वर्किंग प्रोसेस अकाउंट बनाने मैंने कहा था। जब मैंने अकाउंट वाला लेक्चर दिया था उसके बाद ये मैंने होमवर्क दिया हुआ था। अच्छा जी, टूलिप एंटरप्राइज वाला, ये टूलिप एंटरप्राइज वाला, ये आप लोगों ने होमवर्क करना है। ये होमवर्क करना है आप लोगों ने, ये मैं आप दे रहा हूँ। टूलिप एंटर, इस टूलिप एंटरप्राइज में एक बात, एक पॉइंट डिस्कस करना है। वो पॉइंट डिस्कशन ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इसका सोल्यूशन सॉल्व करोगे तो वो आपसे मसला आएगा। ठीक है, आप टूलिप एंटरप्राइज में यहाँ पर आ जाए ज़रा। जैसे कि अबाबील वाले क्वेश्चन में जो नगेट्स है, वो नगेट्स जल गए थे कुछ नगेट्स जल गए थे ना। ठीक है, तो उनको आगे भेज दिया था। यहाँ पे भी कुछ इस तरह का है। देखो, अगर मटेरियल जल जाएगा तो स्क्रैप में बिक सकता है। अब यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पे अब ये सुन लें। अच्छा, तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन देखें, टूलिप एंटरप्राइज मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट अल्फा दैट रिक्वायर्ड टू सेपरेट प्रोसेस ए एंड बी। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट अल्फा है, ये जो बनता है सिंगल प्रोसेस से बनता है, दो प्रोसेस से बनता है, ए से और बी से। ठीक है, अब सवाल या ए और बी का होगा, या ए का हो सकता है या बी का हो सकता है। ठीक है, अब सवाल किसका, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ प्रोसेस बी। इसका मतलब ये सवाल टूलिप एंटरप्राइज कौन से सवाल का है, कौन से प्रोसेस का है? ये प्रोसेस 2 आ गया, प्रोसेस 2 आ गया। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, आपको पता है जब हम प्रोसेस 2 में थे तो फिर दो केसेस आते थे, केस 1 था, केस 2 था, केस 3 था। केस 1 तो आसान था, केस 2 ये था कि जो हमारे पास आलू गोश्त वाली एग्जांपल याद है, आलू गोश्त वाली एग्जांपल याद है? ठीक है, कि हाँ बिल्कुल, अगर लॉस पहले आ जाए इंस्पेक्शन से या लॉस बाद में आ जाए इंस्पेक्शन से। ठीक है, अगर तो आलू का नुकसान हो जाए तो ये तो अच्छी बात है, आसान वाला केस है। और आलू अगर नुकसान ना हो तो फिर ड्रोना वाला केस बनता है। याद है, वो एक सेपरेटली कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन हो रही होती है। तो यहाँ पे आपने देख लेना कि क्या सीन चल रहा है। ठीक है, तो बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब केस में आपको बताता हूँ कौन सा लगेगा। मटेरियल आर एडिड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। भाई मटेरियल स्टार्ट में आ गया, अगर मटेरियल स्टार्ट में आ गया इसका मतलब इंस्पेक्शन बाद में हुई होगी। जब इंस्पेक्शन हुआ होगी तो आलू का नुकसान हो गया, इसका मतलब ये केस 2 आ गया और आसान वाला केस आ गया। कोई टेंशन नहीं है। तो ये कौन सा केस आ गया हमारे पास, प्रोसेस 2 है और उसका केस 2 है। ठीक है, क्लियर? इसका मतलब जो लॉस हुआ है वो आफ्टर न्यू मटेरियल हुआ, लॉस आफ्टर न्यू मटेरियल हुआ है, यानी कि आलूओं का नुकसान हो गया। तो ये तो आसान वाला केस है। आलू बच जाए तो ये मुश्किल वाला केस बनता है। खैर ये बात डिस्कस नहीं करनी, डिस्कशन ये करनी है। ये ज़रा पढ़ें पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 को पढ़ें। हाँ, पॉइंट नंबर 2 पढ़ें ज़रा जल्दी से, फिर मैं पॉइंट नंबर 2 एक्सप्लेन करता हूँ। बस का ये पॉइंट नंबर 2 ट्रिकी है, बाकी तकरीबन आसान ही है।
अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 में असल में पॉइंट नंबर 2 जो है ये नॉर्मल लॉस का बच्चों, किसका है? नॉर्मल लॉस का। बस ये वाला एक मुश्किल बात है, यहाँ पे इसको स्टार लगा रहा हूँ। जब भी आपने एग्जाम में जाना है तो इस वाले पॉइंट को रिवाइज करके जाना है, वरना ये खुद से नहीं कर पाओगे आप लोग, ठीक है। नॉर्मल लॉस किसके ऊपर है? 5% ऑफ इनपुट। नॉर्मल लॉस किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं? 5% ऑफ इनपुट के ऊपर। मेरी बात समझ आ रही है? वो बोले 5% ऑफ इनपुट। अच्छा जी, अब इनपुट कितना हुआ ऊपर आए जरा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जो इनपुट हुआ है ना, रिसीव फ्रॉम प्रोसेस ए, ये प्रोसेस ए से 90,000 ये मेरा इनपुट है, ये मेरा इनपुट है। अगर तो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन ना हो तो 90,000 के ऊपर 5% ले लूंगा। अब चेक करें क्या स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है मेरे पास? क्या स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है? नॉर्मल लॉस इज एस्टिमेटेड 5% ऑफ इनपुट। लॉस इज डिटरमिन्ड एट कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस। लॉस कब डिटरमिन करते हैं? जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। इसका मतलब जो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है वो मेरे पास 100% है। अगर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन 100% है, इसका मतलब ये जो नॉर्मल लॉस है 5% ऑफ इनपुट पर नहीं होगा, बल्कि 5% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स पर होगा। डन। अच्छा, अब यहाँ से क्या करना है? हमने नॉर्मल लॉस की सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। सिर्फ नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन मुश्किल है। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, नॉर्मल लॉस कितना हुआ वो चेक कर लेते हैं पहले। नॉर्मल लॉस कितना हुआ यहीं पे कर देता हूँ मैं आपको। नॉर्मल लॉस सबसे पहले इंस्पेक्टेड निकालते हैं यूनिट। तो भाई स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन कितनी है? स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन कितनी है? 100%। तो सारी परसेंटेज 100 से पीछे है भाई। 80 के बाद 100 आता है तो ये 10,000 आ जाएगा। 90,000 ने तो वैसे ही आना है, ठीक है। ये जो ऐड हुआ ये भी शुरू में हो गया, उसके बाद 100 आता है, 12,000 यस आता है। 70 के बाद 100 आता है यस, तो ये 9500 यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो बताएं इंस्पेक्टेड यूनिट्स कितने हैं मेरे पास? 1,12,000 में से 9,500 निकाल दें। 1,00,000 ठीक है। 102,500 ये मेरे पास इंस्पेक्टेड यूनिट्स आ गए। भाई इसका 5% लेंगे तो ये नॉर्मल लॉस आएगा। कितना आया? 5125। इसका मतलब नॉर्मल लॉस कितना आ गया मेरे पास? नॉर्मल लॉस कितना आ गया? 5125। ये नॉर्मल लॉस आ गया। अच्छा, अगर तो मेरे क्वेश्चन ये फुल स्टॉप पे रुक जाता तो बस ठीक है, नॉर्मल लॉस 5125 आया, कहानी खत्म। लेकिन कहानी आगे चल रही है, सही है। इसका मतलब अगली कहानी ये बताएगा कि हो सकता है कि एक्चुअल लॉस कितना हुआ। तो यहाँ से अगली कहानी से एक्चुअल लॉस की कंफर्मेशन हो रही है। लॉस ऑफ ईच लीटर कहता है नॉर्मल लॉस कितना हुआ? 5125 लीटर। ये क्या है मेरे पास? लीटर है, यानी कि ये लिक्विड है ना भाई। सॉलिड केजी में होता है, लिक्विड लीटर में होता है। ये 5125 लिक्विड चीज है मेरे पास। मेरी बात समझ आ रही है? इसकी एग्जांपल ये समझ लो कि मतलब हमारा दूध का बिजनेस है, तो 5125 लीटर दूध क्या हो गया? जाया हो गया। नॉर्मली ये नॉर्मल इतना दूध जाया हो जाता है, ठीक है जी। अच्छा, वो क्या कह रहा है? लॉस ऑफ ईच लीटर 5125 लीटर नहीं, 1 लीटर, जो 1 लीटर जाया होता है, लॉस ऑफ ईच लीटर रिजल्ट इन अ सॉलिड वेस्ट ऑफ 0.5 kg। कहता 1 लीटर का मतलब है 0.5 kg सॉलिड वेस्ट जो है वो रिजल्ट के तौर पर जाया हो रहा है, ठीक है। लॉस ऑफ ईच लीटर रिजल्ट इन सॉलिड वेस्ट ऑफ 0.5 kg। वो जो हमारे पास 1 लीटर दूध है, ठीक है, उसका जो सॉलिड फॉर्म जो है वो 0.5 kg, यानी कि 1 लीटर इज इक्वल टू 0.5 kg चल रहा है, ठीक है। मान लें अगर मेरे पास 1 लीटर दूध है, अगर इस 1 लीटर दूध का मैं क्या बनाऊं? खोया बनाऊं, तो कितना बनेगा? 0.75 kg खोया बन जाएगा। तो अगर 1 लीटर जाया होता है मतलब सॉलिड 0.75 kg वेस्ट हो रहा होता है, ठीक है। हालांकि लीटर और केजी दोनों की जो रेशियो है वो सेम नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, आगे चले। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब्रुवरी सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस वाज 6000 kg। सारा गड़बड़ इसने आके कर दी भाई। लॉस लीटर में हुआ, लॉस तो लिक्विड का होगा।
काश ये लिख देता, ये लाइन ना लिखता और ये ना लिखता कि सॉलिड वेस्ट आया, लिखता कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब्रुवरी के 6000 लीटर आया हो गए। एक्चुअल लॉस वो ये कह देता, एक्चुअल लॉस वो ये कह देता कि 6000 केजी ना लिखता, वो कहता यार 6000 लीटर, तो चुपचाप मैं 6000 लीटर यहाँ पे लिखता। भाई एक्चुअल लॉस 6000 लीटर हुआ, नॉर्मल 5125 हुआ, तो इनका जो डिफरेंस हुआ वो कौन सा लॉस होगा, ए बी लॉस हो जाएगा। वो कौन सा लॉस हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? नहीं आई? नॉर्मल लॉस किस में हुआ, लीटर में, एक्चुअल लॉस भी लीटर में होता, तो भाई एबनॉर्मल लॉस भी लीटर में आ जाता। कहानी आसान थी, नो डिफिकल्टी लेवल। मसला क्या आया, नॉर्मल लॉस 5125 लीटर में जाया हुआ और ये 6000 लीटर नहीं है, ये 6000 केजी हैं, ये 6000 केजी हैं, 6000 लिखा हुआ, अच्छा 6000 क्या है, केजी है। तो भाई इस 6000 केजी को कन्वर्ट करूंगा किसमें, लीटर में। तो बस ये कन्वर्जन लगनी है हमारी, ये कन्वर्जन लगनी है, ठीक है। इसका मतलब अगर हमारे पास 1 लीटर हो, अगर हमारे पास 1 लीटर हो, वो क्या होता है, 0.75 केजी होता है, 0.75 केजी होता है, ठीक है। तो वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास कितने, 6000 केजी। यहाँ पे जितना भी लीटर हो उसको 0.75 से करेंगे तो वो केजी बन जाएगा, तो जो टोटल केजी बना वो 6000 केजी हमारा जाएगा। अब यहाँ से हमें देखना है ये लीटर कितना था, तो भाई 0.75 को 6000 से डिवाइड कर देंगे, तो लीटर कितने निकले, 6000 डिवाइडेड बाय 0.75 केजी, तो कितना आया आंसर, 8000 लीटर। इसका मतलब एक्चुअल में जो दूध जाया हुआ हकीकत में 8000 केजी जाया हुआ। तो जरा 8000 का 0.75 लें तो 6000 केजी बनता है। इसका मतलब 8000 यहाँ पे मैं लिखूंगा, ठीक है। एक्चुअल में लॉस कितना हुआ, 8000 केजी का। तो भाई अब नॉर्मल लॉस कितना आ गया पे, 8000 में 5125 माइनस करें कितना, 2875। ये अब नॉर्मल, तो ये नॉर्मल लॉस आ गया सवाल का, ये अब नॉर्मल लॉस आ गया। बस ये दो मुझे वैल्यू सही थी, बाकी सवाल आसान। देन अब ये टूलिप एंटरप्राइज वाला आप लोग कर सकते हो। जी यहां तक टेंशन, आगे चलते हैं। फ्रेपे लिमिटेड वाला क्वेश्चन, ठीक है। जी जी नेक्स्ट आपने फ्रेपे लिमिटेड वाला बच्चों ये होमवर्क में कर लेना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 तक पहुंच गए। मेहनत लिमिटेड तो कर लिया था मेरे ख्याल से, कर लिया था ना, ये ऑलरेडी डन है। क्वेश्चन नंबर 11 ग्रीन लिमिटेड भी मेरे ख्याल में कर लिया था कि नहीं किया था, हाँ नहीं याद। अगर ग्रीन लिमिटेड नहीं किया था तो कर लेना। प्रोसेस, ये प्रोसेस 2 वाला सवाल है, होमवर्क में दिया था ना मैंने, ठीक है। ये भी ऑलरेडी डन, ये तब दिया था जब प्रोसेस 2 मैंने करवाया था। बीजिंग लिमिटेड वाला भी होमवर्क में मैं दे चुका था, ये होमवर्क लिखा हुआ है। अच्छा उसके बाद रफीकी इंडस्ट्री, ये वाला कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। मिसिंग है मतलब, हाँ नहीं नहीं वैल्यूज ऐसी हैं, मिसिंग नहीं है, ये ऐसी हैं भाई। ये इनपुट है ना, ये क्या इनपुट है, तो भाई उसकी कॉस्ट नहीं है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन मार्क में उसने सारा के सारा आपको एक तरह से वो क्वांटिटी ईपीयू दे दिया हुआ है ना, ये ईपीयू दिया हुआ है ना। ये देखो ना, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस 2000 100% कंप्लीट, 40% का इतना आ गया, इनपुट ये आ गया, ठीक है, ट्रांसफर आउट ये आ गया, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालनी, ये होमवर्क होगा। और यहाँ पे हमारा प्रोसेस सारा का सारा लेटेस्ट अटेम्प्ट तक कंप्लीट हो गया, स्प्रिंग 2023 तक का खत्म हो गया हमारा सारा, ठीक है। अब मैं ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट पे चलता हूँ। क्या हुआ, वो 2 अटेम्प्ट और हैं ना, उन 2 अटेम्प्ट में प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं आया ना। 23 के बाद जो आगे आएगी अटेम्प्ट, ऑटम 23
और स्प्रिंग 24, ठीक है, वो है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, वो आपको वहां में मिलेगा। अभी मैं ज़्यादा करवाता हूँ आपको। अच्छा जी, अब आ जाए जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट में। भाई जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट में आ जाओ। भाई ये प्लेटिनम वाला क्वेश्चन आप लोगों ने होमवर्क में करना है, नन्ना मुन्ना आसान सवाल, बच्चों वाला सवाल है, सही है। ये है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट का हाथ सीधा करने वाला सवाल, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, हाथ सीधा हो जाएगा, ठीक है। अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा दो जॉइंट प्रोडक्ट हैं और जीटा इसका एक बाय प्रोडक्ट है। डन बच्चों, ऐसे ना, अच्छा। फाउल लिमिटेड वाला, फाउल लिमिटेड वाला सवाल आप लोगों ने होमवर्क में करना है। अच्छा, जितने भी होमवर्क दे रहे हो ना, सारे सारे एक दिन में तो नहीं होने, कम से कम रोज के रोज आपने दो दो क्वेश्चन कर लेने। तीन तीन कर लो तो अच्छी बात है, लेकिन दो से कम का गुजारा नहीं है, सही है। नहीं भाई, वो वाले दो पहले कर लो, पहले उसको मुकम्मल करो, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट पर आ जाओ, फिर टारगेट कॉस्टिंग पे आ जाओ, ठीक है। अच्छा जी, कॉलन लिमिटेड वाला, ये कॉलन, क्या कह रहे हो, कॉलन लिमिटेड वाला, ये भी आप लोगों ने होमवर्क में करना है। ओशन केमिकल वाला मैंने करवा दिया था, प्लेटिनम केमिकल वाला पहले ही होमवर्क में आप लोगों ने कर लिया था। क्रिकेट केमिकल लिमिटेड सारी होमवर्क में करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, सेंट लिमिटेड वाला क्वेश्चन में दे चुका था पहले ही। ऑटम वाइस, मार्स लिमिटेड वाला होमवर्क में करेंगे, इसका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों के लिए, बड़ा इजी हो जाएगा इनको क्वेश्चन को ना देखना। क्या हुआ, और ये हमारे पास ऑटम 22 तक आ गया, ठीक है। अच्छा, तो ये बच्चों हमारे पास ज्वाइंट प्रोडक्ट के सारे सारे सवाल हो गए, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट रह गया टारगेट कॉस्टिंग का सवाल, वो होमवर्क में ले लो, फिर इसके बाद लर्निंग कर, ये नोट कर लो, ये सारे करने हैं। मैं ये कब कह रहा हूँ कि अपने सारे सारे आज ही कर लेने हैं। अच्छा जी, अब हम टारगेट कॉस्टिंग के आगे पास पेपर पर हाईटेक वाला मैंने करवा दिया था, ठीक है। अच्छा, ये भी टारगेट और जिंदा है। स्मार्ट प्रोसेसिंग लिमिटेड, ये स्मार्ट प्रोसेसिंग लिमिटेड में ये तब करेंगे जब मैं लर्निंग कर पढ़ा दूंगा, क्योंकि इसके अंदर आएगी ये 90% लर्निंग कर। तो जब हम लर्निंग कर पढ़ लेंगे तब जाकर फिर मैं ये स्मार्ट प्रोसेसिंग वाला क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ठीक है। ये हो गया टारगेट कॉस्टिंग का दूसरा क्वेश्चन, जो कि हमारी लर्निंग कर के साथ होगा। अभी लर्निंग कर पढ़ाई नहीं है, तो दैट्स वाई ये सवाल अभी करवा भी नहीं रहा, ये लर्निंग करके साथ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया, मतलब हो जाएगा। आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो रग्बी लिमिटेड वाला है, ये सिर्फ में रेलिवेंट कॉस्टिंग के साथ आता है। ये क्या आता है, रेलिवेंट कॉस्टिंग। तो जैसे मैं लर्निंग कर पढ़ा दूंगा, उसके बाद ये रेलिवेंट कॉस्टिंग पढ़ा दूंगा, बेसिक वाली। रेलिवेंट कॉस्टिंग थोड़ी डिटेल में आती है, लेकिन बेसिक वाली पढ़ा दूंगा, उससे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा रग्बी लिमिटेड वाला सॉल्व हो जाएगा। ये रेलिवेंट कॉस्टिंग यहाँ पर आ जाएगी हमारी। अच्छा जी, जैस्मिन लिमिटेड वाला क्वेश्चन ये आप लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है। और इसमें भी लर्निंग कर्व आ जाएगी, जब आप लर्निंग कर्व पढ़ लेंगे। तो ये भी फिलहाल अभी हम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि टारगेट कॉस्टिंग में कुछ कंसेप्ट लर्निंग कर्व है, कुछ कंसेप्ट रेलिवेंट कॉस्टिंग है। तो जो प्योर टारगेट कॉस्टिंग था वो मैंने करवा दिया, वो ये हाईटेक वाला था, वो ये करवा दिया। और एक और प्योर आएगा रेलिवेंट कॉस्टिंग का, वो मैं करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 जैस्मिन लिमिटेड लर्निंग कर्व के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 फाइन लिमिटेड वाला, तो फाइन लिमिटेड वाला क्वेश्चन ये आप लोग कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फाइन लिमिटेड वाला क्वेश्चन होमवर्क में कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं आने वाली आप, ठीक है। अच्छा जी, क्या कह रहे हो, सेलिंग प्राइस, असल में ये डिसीजन मेकिंग की थोड़ी सी कहानी है, सेलिंग प्राइस। तो ये डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा आ जाता है, लेकिन टारगेट कॉस्टिंग का पार्ट ही है ये। सेलिंग प्राइस कि कितने की आप बेचने वाले हो, ठीक है। अच्छा, नहीं तो मैं भी करवा दूंगा सर। और ये क्वेश्चन नंबर 6 ये प्योर टारगेट कॉस्टिंग है, इसमें कुछ जीरो वैरायटी, ये टारगेट कॉस्टिंग अपना सवाल है।
टारगेट कॉस्टिंग का। तो अभी ये वाला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाऊंगा, ठीक है। और 3 और 4 7 नंबर का क्वेश्चन है, क्या करना है, कंप्यूट द कॉस्ट गैप कैलकुलेट करनी है। 3 नंबर की डिस्कस द मेथड दैट डीआईसी कैन यूज टू क्लोज द कॉस्ट गैप। ये मैंने पढ़ा दिया था, हाउ टू रिड्यूस कॉस्ट गैप, ये 4 नंबर की थ्योरी आ गई, ठीक है, क्लियर। तो कॉस्ट गैप यहाँ से कैलकुलेट करना है, बस ये 5 मिनट में कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा जी, डेनमार्क वाला क्वेश्चन करने लगे जनाब। डेनमार्क आइसक्रीम रन वेरियस आइसक्रीम पार्लर अक्रॉस द सिटी, ठीक है। अच्छा, ये उसने हमें इन्फॉर्मेशन दे दी भाई, जो हम आइसक्रीम बेचते हैं ना, जो डीआईसी क्या करता है, ये आइसक्रीम बेचता है। अच्छा, आइसक्रीम की सेल टोटल कितनी सेल करता है, 5 लाख की। वेरिएबल कॉस्ट आती है 350, फिक्स कॉस्ट आती है 100 और प्रॉफिट 50 का आता है। DIC is now planning to introduce frozen yogurt in addition to its existing ice cream। उसने कहा यार लोग ना आइसक्रीम तो खाने आते ही आते हैं, तो क्यों ना मैं साथ फ्रोजन योगर्ट भी बेचना शुरू कर दूं, ठीक है। अच्छा, आइसक्रीम के साथ साथ अब वो क्या करना चाह रहा है, फ्रोजन योगर्ट भी बेचना चाह रहा है, टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर, ताकि ज़्यादा कस्टमर आ जाएं, ठीक है। जो आइसक्रीम खरीदने आएगा उसको हम योगर्ट भी बेच देंगे, तो आइसक्रीम के साथ साथ योगर्ट भी हमारी मुफ्त की सेल होती रहेगी, ठीक है। और जो योगर्ट खरीदने आएगा फिर उसको साथ साथ आइसक्रीम बेच देंगे, तो हमारा कस्टमर भी बढ़ जाएगा, सेल भी बढ़ जाएगी, उसका ये प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, सेल ऑफ 800 फ्रोजन योगर्ट कप एवरी वीक इज एक्सपेक्टेड। भाई हर हफ्ते, ये डाटा किसका है, हर हफ्ते, एक हफ्ते में वो कितने फ्रोजन योगर्ट के कप बेच देता है, 800 बेच देता है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड एट सेलिंग प्राइस ₹190 पर कप। एक कप कितने का मिलेगा, 190 का मिलेगा। इट इज एक्सपेक्टेड, ये सारा सोच रहा है कि फ्यूचर में ऐसा होगा। इट इज एक्सपेक्टेड दैट, और ये सारी यहाँ से एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकलनी है, ठीक है, जो हम कैलकुलेट करेंगे। इट इज एक्सपेक्टेड दैट इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रोजन योगर्ट वुड ऑल्सो इंक्रीज द सेल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम बाय 10%। कहता है इससे फायदा क्या होगा, योगर्ट को लाने से आइसक्रीम की जो सेल वॉल्यूम है वो कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 10% सेल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आइसक्रीम जो है वो 10% ज्यादा बनाऊंगा, आइसक्रीम 10% ज्यादा बनाऊंगा। अगर आइसक्रीम 10% ज्यादा बनेगी तो इसके ऊपर आने वाली कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है फ्रोजन योगर्ट की, 150 पर कप, ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई। और फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज 12% ड्यू टू लॉन्चिंग ऑफ मार्केटिंग कैंपेन ऑफ फ्रोजन योगर्ट। फ्रोजन योगर्ट की मार्केटिंग कंपेयर करने के लिए मेरे पास क्या आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। और फिक्स कॉस्ट पहले कितनी थी, 100, अब 12% इंक्रीज कर जाएगी। DIC टारगेट इज टू अचीव अ प्रॉफिट मार्जिन 14% आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रोजन योगर्ट। भाई फ्रोजन योगर्ट बेचने के बाद हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, 14%। और कंप्यूट क्या करना है, कॉस्ट गैप। भाई कॉस्ट गैप कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट गैप कैसे कैलकुलेट करते हैं जी, टारगेट कॉस्ट माइनस कॉस्ट गैप कैसे कैलकुलेट करते हैं, टारगेट कॉस्ट माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट, ये हमारी कॉस्ट गैप आ जाएगी। तो भाई सबसे पहले वर्किंग 1 कर लेते हैं आसान वाली टारगेट कॉस्ट की, फिर वर्किंग 2 कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कॉस्ट की। तो नंबर 1 हम कैलकुलेट करते हैं टारगेट कॉस्ट। और आपको पता है टारगेट कॉस्ट तो हमेशा क्वेश्चन में क्या होगी बच्चों, गिवन होगी, नजर आ रही होगी। अच्छा जी, अब टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा जी, हमने सेल कितनी की थी, सेल हमारी कितनी है, 5 लाख, 5 लाख की सेल की। और उसमें से वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई, बोलो, और फिक्स कॉस्ट 100 आ गई। यहाँ से प्रॉफिट कितना निकल रहा है मेरा, 50, ठीक है। अच्छा, अब टारगेट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, टारगेट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल माइनस जो भी प्रॉफिट मार्जिन होगा, सेल माइनस प्रॉफिट मार्जिन, वहां से मेरे पास क्या आ जाएगी, टारगेट कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा जी, हमने आइसक्रीम और फ्रोजन योगर्ट दोनों को आप बेचना है,
ठीक है, अब आप कल आइसक्रीम को नहीं देखेंगे, साथ फ्रोजन योगर्ट को भी देखेंगे। बस समझ आ रही है? तो अब मैं जो सेल निकालूंगा वो फ्रोजन योगर्ट के साथ निकालूंगा। अच्छा जी भाई, टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। भाई टारगेट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेल माइनस प्रॉफिट। सेल माइनस प्रॉफिट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? टारगेट कॉस्ट आ जाएगी बच्चों। डन। अच्छा, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सेल लिखते हैं। ठीक है, सेल। क्या सेल में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो टारगेट कॉस्ट आ जाएगी ना? कोई मसला नहीं है, अब वो तो कोई टेंशन नहीं है। इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस नेगेटिव पॉजिटिव को ध्यान में रख लेना। ठीक है, एक्सपेक्टेड पहले लिखना है तो एक्सपेक्टेड पहले लिख लो, उसकी कोई टेंशन नहीं है। मैंने पहले टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट करनी, आज मैंने पहले लिख लिया, इसकी कोई टेंशन नहीं है। तो आने दे, कोई उससे क्या टेंशन हो जाएगी? हमारी जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है भाई, अगर हम उससे पीछे रहेंगे तो एफिशिएंट है, उससे आगे निकल जाएंगे तो इनएफिशिएंट है। अच्छा, कोई मसला नहीं है, टेंशन ना ले। अगर प्लस माइनस में मसला आता है ओ एडिस कर यार, तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट में से माइनस कर लेते हैं टारगेट कॉस्ट, इसकी कोई टेंशन नहीं है। ये दाएं बाएं हो जाए तो टेंशन नहीं है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं वर्किंग वन, इसको वर्किंग वन में ले लेते हैं। तो भाई वर्किंग वन में टारगेट कॉस्ट, तो टारगेट कॉस्ट कैसे आती है? सेल माइनस प्रॉफिट। भाई सेल इन्हें सबसे पहले किसकी? आइसक्रीम की। ठीक है जी, आइसक्रीम की सेल ले लेते हैं जनाब। आइसक्रीम। अच्छा जी भाई, आइसक्रीम हमने कितने की बेची थी? आइसक्रीम कितने की बेची थी हमने? 5 लाख की बेची थी ना? तो रुपीस इन 1000 कॉमन ले लो। तो भाई कितने की बेची थी? 500 की। 500 की बेची थी, ऐसे ही है। अच्छा, सवाल पढ़े, सवाल पढ़े। जब मैं आइसक्रीम के साथ योगर्ट भी बेचूंगा तो ये देखें, आइसक्रीम की जो सेल है, सेल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम बाय 10%। भाई जो 10% होगी वो सेल वॉल्यूम क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये बात समझ लगती है? तो भाई सेल जो है वो 10% इंक्रीज करते हैं आइसक्रीम की। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 10% इंक्रीज करेंगे तो 1.10। आंसर बताओ क्या आता है? 550 आ गया। ये सेल आ गई आइसक्रीम की। भाई अब सेल किसकी आएगी? योगर्ट की आ जाएगी, फ्रोजन योगर्ट की। फ्रोजन योगर्ट पर आ जाए। भाई फ्रोजन योगर्ट कितने का बेच रहा हूँ? इधर है, फ्रोजन योगर्ट कितने का बेच रहा हूँ? 800। और एक कप कितने का बेच रहा हूँ? 190 का। तो 800 मल्टीप्लाई 190 कर दो, क्या हुआ? 190। आंसर कितना गया? 150, 152। ये मेरे पास क्या आ गई? सेल आ गई। दोनों को ऐड कर दो, टोटल सेल आ जाएगी। टोटल सेल कितनी आ गई? 702। 702। अच्छा, अब मैंने कॉस्ट लेना है ना, अब प्रॉफिट मार्जिन चेक करो कितना है? प्रॉफिट मार्जिन कितना है? और बोलो ये। अच्छा, अब 14% गिवन नहीं है, 14% गिवन नहीं है, पर 14% हम प्रॉफिट मार्जिन क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। क्या 14% हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन कहीं भी गिवन है? कहाँ पे गिवन है भाई? अच्छा, अगर ना भी लिखा होता, अगर सम टाइम ना भी लिखा हो तो भाई इस प्रॉफिट के ऊपर, सेल के ऊपर मार्जिन निकाल लो। ठीक है, 50 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो जो भी परसेंटेज आएगी वो प्रॉफिट मार्जिन होगी। ठीक है, बेशक वो 14 आया ना आया। देखो जरा क्या आती है। अगर सम टाइम क्वेश्चन में गिवन ना हो तो इस तरह से प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर सकती हो। 10 है, तो इस केस में हमारे पास 10 है। ठीक है, आइसक्रीम की, क्योंकि हम आइसक्रीम साथ योगर्ट भी बेच रहे हैं, इसका मतलब 10 आइसक्रीम का मार्जिन होगा तो 4 किसका हो गया? योगर्ट का हो गया। तो भाई जब मैं योगर्ट बेचूंगा तो प्रॉफिट मार्जिन कितना आ गया? 14% आ गया। ठीक है, अच्छा, तो इसमें से माइनस क्या करूंगा मैं? बच्चों बोलो, माइनस क्या करूंगा? प्रॉफिट। अच्छा, या तो प्रॉफिट माइनस कर दो या तो इसको नेट कर लो। कितना बनेगा? 86%। यानी कि इसका 86% ले लो, डायरेक्ट कॉस्ट तक पहुंच जाओगे, जैसे हमने पिछले बार हाईटेक में किया था। ठीक है, ये क्या आ गई? हमारे पास सेल आ गई। ये क्या थी? हमारे पास सेल थी ना। ठीक है, तो माइनस करना इसमें से प्रॉफिट, ऐसे भी कर सकते हो। तो कितना आ गया? 702 मल्टीप्लाई बाय 14%। आंसर कितना आया? बोलो। 98।
तो ये जो 604 आएगा ये मेरे पास क्या आएगा 604, ये मेरे पास क्या आएगा टारगेट कॉस्ट आ गई, ये टारगेट कॉस्ट आ गई। और दूसरा तरीका क्या था 702 के ऊपर डायरेक्ट क्या कर दो 86% लगा दो, तो क्या आ जाएगा 604 डायरेक्ट आ जाएगा। ये मेरे पास टारगेट कॉस्ट आ गई 604, यहाँ तो कोई टेंशन नहीं। अब चेक कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कॉस्ट। हाँ सर दोनों पे लगाइए ना, ये देखो ये जो 14% आया, ये देखो आइसक्रीम की सेल और योगर्ट की सेल 702 के ऊपर प्रॉफिट कमाया 14%। आइसक्रीम का 10 था और योगर्ट का 4 था, तो दोनों को मिला के 14% प्रॉफिट कमाया दोनों में से। हाँ पीछे वाले को इग्नोर कर देंगे क्योंकि अब हम दोनों की इकट्ठी सेल लेके चल रहे हैं ना। ये बात समझ आएगी नहीं? आगे आ जाओ। अब क्या रह गया वर्किंग नंबर 2। तो वर्किंग नंबर 2 क्या कहता है एक्सपेक्टेड कॉस्ट। एक्सपेक्टेड कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आएगी, आ जाओ जरा भाई। आइसक्रीम की कॉस्ट आ जाएगी और फ्रोजन योगर्ट की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। आइसक्रीम की वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 350, कितनी थी 350 वेरिएबल कॉस्ट। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा अब मुझे ये बताएं जब 10% सेल वॉल्यूम मेरा इंक्रीज होगा, 10% सेल वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो भाई सेल भी इंक्रीज, ओ किधर गया जब 10% सेल वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो सेल इंक्रीज होगी तो साथ वेरिएबल कॉस्ट भी तो इंक्रीज होगी ना। जब एक्स्ट्रा 10% चीजें बनाऊंगा तो एक्स्ट्रा 10% वेरिएबल कॉस्ट भी तो आएगी इसके साथ साथ, ठीक है। तो इस 10% ने बताया कि सेल भी इंक्रीज होगी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। भाई आइसक्रीम की वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 350, तो अब ये 10% इंक्रीज हो जाएगा योगर्ट की वजह से। तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, मटेरियल लेबर अलग अलग नहीं है, कंबाइंड है वेरिएबल कॉस्ट के नाम से। तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी किसकी, आइसक्रीम की, कितनी 350 मल्टीप्लाई बाय 1.10, आंसर कितना आता है 385। अब ना योगर्ट भी तो है ना, उसके ऊपर भी तो जी। योगर्ट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है जनाब 150 पर कप, और टोटल कप कितने 800, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 150, 800 कप पे 150, आंसर क्या आया 120। अब क्या रह गया फिक्स कॉस्ट, अब क्या रह गया फिक्स कॉस्ट। भाई ऊपर चेक करो फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास, फिक्स कॉस्ट 100 है, और योगर्ट के आने से 12% क्या हो जाएगी वो इंक्रीज कर जाएगी। कितना आंसर है 100 मल्टीप्लाई बाय 1.12, आंसर कितना आ गया 112, ठीक है। कितना आ गया 617, ये 617 मेरा क्या आ गया एक्सपेक्टेड कॉस्ट, 617 कितना आ गया एक्सपेक्टेड कॉस्ट। चलो आ जाओ इसको फॉर्मूले पुट कर दो। एक्सपेक्टेड कॉस्ट आ गई 617, टारगेट कॉस्ट कितनी आ गई 604। भाई कॉस्ट गैप कितना आ गया, कॉस्ट गैप कितना आ गया, कितना 13 कॉस्ट गैप था, और ये मेरा आंसर है, ठीक है। और अगर उसने पूछा ये एफिशिएंट है इनएफिशिएंट है तो क्या करेंगे भाई, एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी आई 617, टारगेट कितना था हमारा 604 का, तो हमारी तो ज़्यादा कॉस्ट आ गई, इनएफिशिएंट हो गया, ठीक है। और आंसर ये नेगेटिव में आ रहा है वैसे भी, तो माइनस में मतलब 13 से कॉस्ट ज़्यादा होगी हमारी। तो ये सवाल था हमारा डेनमार्क वाला, डन, ठीक है। अच्छा तो कल मैं आपको ये फाइन लिमिटेड वाला क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। ये हल्का सा डिसीजन मेकिंग वाला सवाल है, कुछ ज़्यादा मुश्किल वाला नहीं है, बल्कि डिसीजन मेकिंग ना लिखो रेलिवेंट कॉस्टिंग लिखो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अच्छा जी अब चलते हैं हम लर्निंग कर की तरफ, देन